Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा। हम क्लास 12 के अंदर चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसके ऑलरेडी 3 वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। हमने हमारे लास्ट लेक्चर तक कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था मोलिकुलरिटी। क्या पढ़ा था? मोलिकुलरिटी। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये एक लॉ है जिसके अंदर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है रेट ऑफ any chemical reaction is directly proportional to the rate of any chemical reaction is directly proportional to the active mass of reactants to the power of their stoichiometry coefficient। ये चीज किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप रेट की बात कर रहे हो तो उसको ले जाकर रख देना उसके पावर में। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से देखना। N1A प्लस N2B प्लस N3C, ये बना रहा है आपके पास कुछ भी N4D प्लस N4E प्लस N4F, ये बन रहा है। आपका टारगेट सिर्फ होना चाहिए क्या? रिएक्टेंट्स। क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब यहां पर आपको बात करनी है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। किसकी बात करनी है? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब किसकी बात करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। किसकी बात करोगे? कंसंट्रेशन। इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट आपको निकालनी है तो क्या करोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। प्रोडक्ट की बात करनी है मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे को पावर टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है का क्या है? N1 A to the power N1, B to the power N2, C to the power N3, ये वाला। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? तो इसकी पावर आपको जोड़ देनी है किसमें? N1 में। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उनकी कंसंट्रेशन ले ली मैंने। कंसंट्रेशन है टू द पावर N1, B to the power N2, C to the power N3। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेट लो। इसको आप और क्या कहते हो? रेट लो। क्या कहते हैं हम इसको? रेट लो। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ एक्शन मास एक्शन क्या है? तो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर एन। इसको शॉर्ट में मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर एन। दिस इज नॉन एज रेट लो। इसको हम क्या कहते हैं? रेट लो। नेक्स्ट आप याद रखना, इसी को हम आगे ले जाकर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मोलिकुलरिटी की बात करी है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, इसी टॉपिक को मैं आगे लेकर जाकर जोड़ूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम आगे इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमने बात क्या करी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power N1, B to the power N2, C to the power N3। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए आपको यहां पर जोड़ना है कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K A to the power N, B to the power N2, C to the power N3, where K is equal to रेट कांस्टेंट। इस K का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट। यहां जो आपने ये K जोड़ा है वो आपका कहलाएगा रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। 3 नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको जनरली याद रखना है के क्या है? आपका रेट कांस्टेंट।
थ्रू आउट द चैप्टर के रेट कांस्टेंट मानकर आपको चलना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं, इससे रिलेटेड डेरिवेशंस भी हैं, इसलिए इनके कंसेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। के क्या है आपका रेट कांस्टेंट। दूसरी याद रखना, जब भी आप ये रेट लॉ लिखोगे तो इसमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या जिसको अपन सिंगल स्टेप रिएक्शंस कहते हैं, उन्हीं की कंसंट्रेशन को आपको इंक्लूड करना है। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आप कभी भी इसके अंदर लेंगे नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इससे मिलता जुलता मेन टॉपिक। ये याद रखना, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ये रेट लॉ लिखने का तरीका है। आगे मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, उसमें इसकी बात करूंगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब किसकी बात करेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो आपको समझना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, whenever a reaction is proceed, the collision between the reactant molecules must be necessary। वो नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी रिएक्शन हो रही है तो पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड होना जरूरी है, टकराना जरूरी है, तब वो जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में। पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई थी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर पहली चीज तो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्री स्टेप। मतलब रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप मतलब आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो याद रखना पहली चीज। दूसरा, उस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, आपको दिख रहे हैं 5 मॉलिक्यूल, पर जरूरी नहीं कि वो 5 साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, हो सकता है 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, it is the number of molecules or particles colloid in their elementary step which determines the rate of reaction। जो रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब आपको समझने के लिए क्या देखना है, वो देखना। समझने के लिए बेसिक बात करनी है बिल्कुल। इट इज द सम ऑफ द ऑल powers of concentration terms written in रेट लॉ, ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने जो रेट लॉ लिखा है, उस रेट लॉ के अंदर जो जो कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही हैं, उन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो टोटल है, वो टोटल कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल के लिए देखना, आपने अभी रेट लो क्या लिखा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर n1, b टू द पावर n2, c टू द पावर n3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इन सब की टोटल n1 प्लस n2 प्लस n3। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन कंसंट्रेशन टर्म्स की टोटल। और जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अब अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला कि हमने मोलिकुलरिटी के अंदर एक बात करी थी, क्या मोलिकुलरिटी कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और डेसिमल। मोलिकुलरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती है, ना ही जीरो हो सकती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या खास बात है इसमें, इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल और डेसिमल। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी मिल सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेसिमल में भी मिल सकता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी मिल सकता है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी की बात करी थी, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जबकि यहां पर क्या आता है, इट इज प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ये कैसा है, इसको मेजर करना है आपको, इसके लिए आपको मेजर करना है। क्यों उसकी जरूरत सुनना, तो मैंने यहां पर एक चीज पूरी बताई थी आपको, आरडीएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।
इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। ऑर्गेनिक के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसका मतलब समझना रेट डिटरमाइनिंग स्टेट क्या होती है। मैं ये कह रहा हूं ए से बन गया आपका ई, तो ये ए पहले कन्वर्ट हुआ बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, एंड फाइनली डी कन्वर्ट्स टू ई। ये रिएक्शन 4 स्टेप में पूरी हो रही है। कितने स्टेप में पूरी हो रही है? 4। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि रिएक्शन की रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये रिएक्शन ए से ई में कब बनेगा, तो इन चारों में से कोई एक स्टेप होगी जो होगी स्लोएस्ट। क्या होगी? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, और वो जो स्लोएस्ट स्टेप जो होगी वही इसकी डिफाइन करेगी रेट। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि रिएक्शन की जब से सबसे स्लो स्टेप, किसी भी केमिकल रिएक्शन की सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होगी वो डिटरमाइन करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिटरमाइन करेगी? तो पहली चीज आप सबके क्लियर होगी, रिएक्शन की सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होगी उसको हम कहेंगे आरडीएस, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट थिंग क्लियर। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स के नंबर को ही तो हम कहते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आरडीएस में कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स की संख्या को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्यों है, ये मेजरेबल क्यों है, इसको आप थियोरेटिकल नहीं निकाल सकते। क्यों वो समझना। फॉर एन एग्जांपल के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे निकला पालोदा से और मुझे जाना है बांसवाड़ा। कहां जाना है साहब? बांसवाड़ा। ध्यान से समझना, मुझे पालोदा से जाना है बांसवाड़ा। अब मैं पालोदा से निकल गया 10 बजे। कितने बजे निकला? 10 बजे। अब बांसवाड़ा में कोई मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, वो मुझे फोन करके ये पूछ रहा है कि दीक्षित जी आप बताइए आप बांसवाड़ा कितने बजे पहुंच जाएंगे। तो अब मैं उसको टेंटेटिव टाइम पीरियड तो बता सकता हूं, बट एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? तो मान लीजिए कि यहाँ रास्ते में कहीं पर ये यहाँ से इतना जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर बहुत खड्डे हैं। इस रोड पर क्या है? बहुत सारे खड्डे हैं और इसके आसपास बहुत सारा ट्रैफिक लग जाता है। क्या लग जाता है? ट्रैफिक बिटवीन पालोदा एंड बांसवाड़ा। तो अब मैं पालोदा से बांसवाड़ा कब पहुंचूंगा ये कौन डिटरमाइन करेगा? मान लो 40 किलोमीटर का रास्ता है, तो जिसमें से 5 किलोमीटर का रास्ता ऐसा खराब है जिसके आसपास ट्रैफिक लग जाता है, तो मैं बांसवाड़ा से पालोदा से बांसवाड़ा कब पहुंचूंगा ये क्या 40 किलोमीटर का रास्ता पूरा डिटरमाइन कर रहा है? नॉर्मली अगर पूरा रोड क्लियर है तो मुझे नॉर्मली टाइम लग रहा है उतना ही लगेगा, बट ये जो 5 किलोमीटर का रास्ता है वो डिटरमाइन करेगा कि मुझे यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। कारण कि अगर यहाँ ट्रैफिक कम है तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अगर यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब पालोदा से मैं बांसवाड़ा कब पहुंचूंगा तो वो डिटरमाइन कौन कर रहा है? तो ये वाला, तो पर्टिकुलर ये पार्ट कहलाएगा आरडीएस। क्या कहलाएगा? आरडीएस। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं पालोदा बैठे बैठे बता सकता हूं उसको कि मैं बांसवाड़ा कितने बजे पहुंचूंगा? अगर मैं पालोदा बैठे बैठे बता पा रहा हूं तो वो हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट। वो क्या हो गया? थ्योरेटिकल। लेकिन मैं कितने बजे पहुंचूंगा उसके लिए मुझे यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा, या कितना ट्रैफिक है वो देखना पड़ेगा, फिर मैं उसको बता सकता हूं कि साहब मैं बांसवाड़ा कब पहुंचूंगा। मतलब मेरी बांसवाड़ा जाने की रेट को डिटरमाइन कौन कर रहा है? ये दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आरडीएस। तो अगली चीज क्या कि ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसको आप थ्योरेटिकल नहीं निकाल सकते, तो ये चीज होगी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 2 बातें अपन ने बात करी, ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। दूसरा कि ये आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर हमने एक बात करी थी कि इट मे बी इट जनरली हैपेंस इन 3। मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, जनरली 3 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 0, 1, 2, 3, 4 nth टाइम तक होता है। कहां तक होता है? nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक ये प्रोसेस चलती रहती है। nth ऑर्डर रिएक्शन आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये चीज आती है। तो ये जनरली 3 पॉइंट इसके हो गए। तो डिफरेंस में आप ये सारी बातें बता सकती हो कि ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। 0 to nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक ये प्रोसेस आपकी जा सकती है। अब आपको इसके अंदर अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम ये आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होगी। अब आपको कुछ डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी, सेकेंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां हमने क्या कहा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलोइड इन आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोलोइड करने वालों की संख्या, और यहां पर मॉलिक्यूल्स जो भी दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो सारे के सारे मोलिकुलरिटी में आते हैं। दूसरा, इट कांट बी 0 डेसिमल और फ्रैक्शनल। ये 0 नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकती मोलिकुलरिटी, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यहां क्या कहा था अपन ने? इट कैन बी 0 फ्रैक्शनल डेसिमल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट जनरली हैव वैल्यू 3। जनरली मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 3। ये कितना होता है? 0 1 2 3 nth कोटि तक होती है। कहां तक होती है? nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी हैज रिलेशन विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका रिलेशन किसके साथ है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोलिकुलरिटी का रिलेशन होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। These are the basic four difference between molecularity and order of reaction, जो आप एग्जाम में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2 या 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री पेपर और दोनों मिलाकर। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। अब अपन बात करते हैं रेट लॉ की। किसकी बात करते हैं? रेट लॉ की। क्या है रेट लॉ? रेट लॉ की बात अगर अपन करते हैं, कंसंट्रेशन टू द पावर n। क्या बात कर दी अपन ने? कंसंट्रेशन टू द पावर n। याद करिए, यही कहा था मैंने रेट लॉ के लिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। ये बात करी थी। वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां n क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, लेट अ हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन मान लेते हैं अपन, क्या? AA प्लस BB CC प्लस DD। इसके लिए आप क्या लिखोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A टू द पावर X B टू द पावर Y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू एक्स प्लस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इज नॉन एज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है। अब मान लो मुझे आपको पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या की यूनिट पूछ लिया आपको, और रेट कांस्टेंट की यूनिट 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए, सबके लिए अलग अलग आएगी। तो ध्यान से देखना, आपको क्या पूछा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं वो सीख लेना एक बार। ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये कैसे निकालना, और ये हम आगे फिर से आएगा आपको ध्यान से। ये यहां से क्वेश्चन 1 मार्क में सीधा आ सकता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी मैंने आपको क्या लिखा था? रेट लो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन टू द पावर n। रेट बिकम्स इक्वल टू k कंसंट्रेशन टू द पावर n, और k बिकम्स इक्वल टू रेट टू द, रेट हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन टू द पावर n। क्या आ गया? कंसंट्रेशन टू द पावर n।
ये इक्वेशन आप सबको पता होनी चाहिए। अब आप डेराइव्ड यूनिट मेथड, रेट की यूनिट रख दो, कंसंट्रेशन की यूनिट रख दो और सॉल्व करो, आपके पास सारी की सारी यूनिट्स आ जाएंगी। अब अपन एक एक करके इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। किसकी निकालेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का निकालना है R is C to the power n। पहला मैं बता दूं आपको किसका निकालना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको निकालना क्या है, R is equal to K C to the power n। तो K की यूनिट निकालनी है R डिवाइड बाय C to the power n। अब ध्यान से देखना, R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, चेंज इन कंसेंट्रेशन। क्या लिखा था अपन ने, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, डेल सी बाय डेल टी। याद करिए आप, थोड़ा था ना स्टार्ट में, चेंज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या है, तो वी नॉट एट कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाय वी। कंसेंट्रेशन क्या है, एन बाय वी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सी की जगह मैं लिख दूं एन बाय वी, एन बाय वी इंटू टी। ये बन गया ना इसको। तो एन की यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स। वी की यूनिट क्या होगी आपके पास, तो वी की यूनिट होगी लीटर। वॉल्यूम की बात करें ना आपको, तो वॉल्यूम के लिए आपने क्या ले लिया, लीटर। इंटू टाइम की यूनिट क्या लेनी है आपको, सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या लेनी है आपको, सेकेंड। तो आर की यूनिट मिल गई आप सबको। तो आर की यूनिट क्या मिली आपको, तो आर की कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन को खोला हमने। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो एन की यूनिट आ गई मोल, वी की यूनिट आ गई लीटर, टी की यूनिट आ गई सेकेंड। अब इस पूरे को मैं कहां ले जाकर रख सकता हूं, आर की जगह पर। तो देखो K इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, मोल डिवाइड बाय लीटर इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड, मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड। अब अंदर क्या आ गया, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट फिर से क्या आ गई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू द पावर एन, टू द पावर एन। अब देखो K इज इक्वल टू, यहां आगे क्या बचा है आपके पास, मोल पर लीटर, ये वाला, ये ऊपर ले लो आप, इंटू मोल पर लीटर की पावर माइनस एन। ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू 1/सेकेंड। ये आ गई आपके पास K की यूनिट। क्या आ गई, K की यूनिट है, जीरो ऑर्डर की नहीं है यहाँ। ये किसकी यूनिट आ गई, K की। बस ये फॉर्मेट याद रखो, N का मान रखना है, फिर तो आगे करना क्या है, कैसे। अब देखना, तो आपके पास ये जो आई है उसको मैं लिख देता हूं ऊपर। यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। वीडियो एक बार वापस देख लेना, नहीं समझ में आए तो सारी चीज मैंने एक फॉर्मूला खोलकर आपको समझा रखा है। अब देखना ध्यान से, आपके पास K बराबर क्या गया, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर टू द पावर माइनस एन, ये पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, इंटू क्या गया, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड को ऊपर ले लो। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल पर लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। बस ये याद रखना है आपको। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो एन का वैल्यू इसमें रख दो जीरो। तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, तो एन का वैल्यू 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या गया, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आ गई, K का वैल्यू, K की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए आ गई, जीरो ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये पूरा हो गया 1। तो K की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या आ गई,
सेकेंड इनवर्स। अब आपको कोई पूछे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो एक ही चीज पता होने से हम किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो आपको ये कैसे आया वो अच्छे से समझना है, बाकी ये तीनों चीजें आप खुद आराम से कर सकते हो, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब हम 1 बाय 1 सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको सोल्व करनी है। तो अपन अब डेरिवेशन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए करेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट है डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले हमें यह समझना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शंस in which rate of reaction does not depends on the concentration of reactants। फिर समझना ध्यान से। मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसकी बताई थी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या बताया था? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलोइड इन आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, उन मॉलिक्यूल्स की नंबर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा? द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द concentration of reactants। concentration of reactants। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन होगी क्या? द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से कोई मतलब होगा नहीं। अब इसके लिए आपको कंडीशन बनानी है। लेट अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए चेंजेस टू बी। हमने कोई भी एक रिएक्शन मान ली जिसमें रिएक्टेंट ए है जो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट लेना है एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कब लेना है? एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस के अंदर। किसके अंदर पढ़ा था? सॉल्यूशन के अंदर। तो अब ध्यान से देखना, हमें बात किसकी करनी है? कंसंट्रेशन की। किसकी बात करनी है? कंसंट्रेशन। तो एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए? तो ध्यान से देखना, रिएक्शन जीरो मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ए की कंसंट्रेशन तो होगी कुछ ना कुछ, जितना आप ले रहे हो उतनी पूरी होगी, लेकिन प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा। तो एक बात क्लियर है कि बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी जीरो। बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा जीरो और ए की कंसंट्रेशन आपको माननी है यहां पर ए नॉट। क्या मान लेनी है? ए नॉट। इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो t बराबर 0 पर ए की कंसंट्रेशन ए नॉट, बी की कंसंट्रेशन 0। अब नेक्स्ट अपन बता रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू टी। ए की कंसंट्रेशन बन जाती है एटी। ए की कंसंट्रेशन कितना बन गया? ए। t इज इक्वल टू 0 पर ए नॉट, t इज इक्वल टू टी पर कंसंट्रेशन हो गई एटी और बी की कंसंट्रेशन मान लीजिए आप बन जाती है बीटी। बी की कंसंट्रेशन हमने कितना माना? बीटी। तो आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ चुका होगा, यस और नो। अब आपको यहां से आगे बढ़ना है। तो यहां से आगे बढ़ना है तो यहां पर आपको एक बात बतानी है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ। ये याद रखना, डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ जिसको आपने क्या लगाया था? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो रेट इज इक्वल टू क्या बताया था? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। याद करिए, हमने डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखा था? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। याद आ रहा है सबको? तो यह आ गया आपका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। क्या दे दिया? 1। अब मैंने आपको आज ही आगे पढ़ा रखा है रेट लॉ। आज ही पढ़ा हमने रेट लॉ, तो वो लगाओ अकॉर्डिंग टू
रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ हमने लगाया था और रेट लॉ हमने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर n। तो यहां क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन किसकी, A की कंसंट्रेशन पावर n। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर हमने क्या जोड़ा था, R इज इक्वल टू K A की पावर n। यहां पर आपको क्या पता है, वी नो डेट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0। तो n की वैल्यू आपके लिए क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 0, R इज इक्वल टू K A की पावर 0। और a किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो फाइनली क्या हो गया, R बिकम्स इक्वल टू K। इक्वेशन नंबर 7। आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, तो इसको एक बार वापस देख लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल रेट लो जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो लिखा कि इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू रेट लो। अब आप रेट लो लिख रहे हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर n। R इज इक्वल टू K A की पावर n। n का वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, 0। तो K A की पावर 0, तो R बिकम्स इक्वल टू K। R किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये भी रेट के इक्वल है, ये भी रेट के इक्वल है, तो डायरेक्टली ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, खुद दिमाग दौड़ाओ। ये भी रेट को बता रहा है इसी रिएक्शन की, ये भी रेट को बता रहा है इसी रिएक्शन की, तो बाय द रिएक्शन 1 एंड 2। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाय द रिएक्शन 1 एंड 2। तो अब हम बात करेंगे आगे कि हम रिएक्शन 1 एंड 2 को मिलाकर कैसे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं रिएक्शन 1 एंड 2 की। नेक्स्ट आगे, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को मिलाकर एक नई इक्वेशन बनेगी आपके पास, क्योंकि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 1 भी जो है वो रेट को डिफाइन कर रहा है, इक्वेशन 2 भी जो है वो रेट को डिफाइन कर रहा है। तो आप क्या बताओगे, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी बिकम्स इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 3। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन को लेकर चलना है आपको आगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, यहां पर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन। और हम अगर डिफरेंशिएशन को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप इसका ले लो इंटीग्रेशन। इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगा। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, बाय इंटीग्रेशन ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन ये वाला, क्या करोगे आप, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो विद रेस्पेक्ट करना होता है, तो पीछे यहां टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां क्या आ जाएगा, डी टी। क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, के डॉट डी टी। यहां भी डी टी आएगा, इंटीग्रेशन दोनों साइड करना है। याद रखना, ये डी ए बाई डी टी ऑलरेडी था, ये डी टी आपने जोड़ा इंटीग्रेशन के लिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर के था, ये डी टी आपने जोड़ा इंटीग्रेशन के लिए। आ गया समझ में ध्यान से। अब आप क्या करोगे, यहां पर ये डी टी से ये डी टी कैंसिल। यहां पर है आपके पास क्या, डिफरेंशिएशन। यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन, ये है डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल। लेकिन याद रखना, यहां पर आपको लगानी लिमिट। क्या लगानी है, लिमिट। किसका कर रहे हो आप, लिमिट कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आगे कंडीशन में देखो आप, कंसंट्रेशन कहां से कहां चेंज हुई, ए नॉट से ए टी। तो लिमिट क्या लगाओगे आप, ए नॉट टू ए टी। तो पहले कंसंट्रेशन ए नॉट से ए टी, और टाइम टी 0 से कहां तक चेंज हुआ, टी तक। तो ये लगा दिया आपने लिमिट। अब ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगा, तो अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ए। बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना है। डिफरेंशिएशन खत्म, इंटीग्रेशन खत्म, अंदर क्या बचा, सिर्फ ए। तो ए मैंने यहां लिख दिया। अब ए की लिमिट में लिख रहा हूं, ए नॉट से लेकर ए टी, ए नॉट से लेकर ए टी इज इक्वल टू, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको तो निकाल दो आप बाहर, ये माइनस आगे चलता रहेगा आपका,
इसको तो निकाल दो आप बाहर, क्या आ जाएगा 0 से t dt। इसको एज इट इज वापस उतार दीजिए आप, a नॉट से a t इज इक्वल टू, सॉरी, अब क्या होगा के, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन खत्म, अंदर क्या बचा t, क्या बचा t, कहां से 0 से t। अब आपको क्या लगानी है, लिमिट को अप्लाई करना है। मतलब क्या, एक बार a की वैल्यू रखनी है a t और एक बार वैल्यू रखनी है a नॉट, एक बार t की वैल्यू रखनी है t, एक बार t की वैल्यू रखनी है 0। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप लिमिट लगाते हैं तो पहले कौन सी लिमिट लगेगी, अपर लिमिट। कौन सी लगेगी, अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाहर तो है माइनस। अब एक बार a की वैल्यू लगाओ अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा a t, एक बार a की वैल्यू लगाओ लोअर लिमिट, तो क्या आ गया a नॉट। तो आपके पास क्या आ गया, a t माइनस a नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, k t माइनस 0, एक बार t एक बार 0। बस अब इसको सोल्व कर दो, तो a नॉट तो हो गया माइनस माइनस पॉजिटिव, a नॉट माइनस a t इज बिकम्स इक्वल टू k t, a नॉट माइनस a t इज इक्वल टू k t। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a नॉट माइनस a t डिवाइड बाई t। दिस विल बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन बनी वो आपको किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको हम कहते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन। क्या कहते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। क्यों कहते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन, बिकॉज वी यूज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन की मदद से ये इक्वेशन बनाई है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन। आया समझ में ध्यान से, एक बार तल्लीनता से इसको आपको स्टार्ट से एक बार देखना है, नहीं समझ में आए वीडियो को रिवाइज करना है, फिर भी नहीं समझ में आए मुझे व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, मैं आपको सॉल्यूशन इसका अच्छे से समझाकर बता दूंगा। ठीक, तो ये आपकी बात होगी किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये सिर्फ किसके लिए था, डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमको इसके अंदर क्या करना है, सेम इक्वेशन के लिए बताना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगला टॉपिक हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट बात करनी है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपके पास लास्ट क्या आई थी लिमिट के लिए, यहां पर आया था ए, लिमिट आपने लगाई थी ए नॉट से लेकर ए टी इज इक्वल टू, यहां पर आ गया था आपके पास के टी। आपने क्या किया, आगे साइन था माइनस, माइनस ऑफ ए टी माइनस ए नॉट, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। क्या है आपके पास, ए नॉट हो गया पॉजिटिव, माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब आपको मैं जो इक्वेशन यहां बनाकर दे रहा हूं वो सुनना ध्यान से, इसको आप ले जाओ यहां और इसको ले आओ यहां, तो आपके पास क्या बन गया, ध्यान से देखना, ए टी बिकम्स इक्वल टू, ए नॉट तो यही है, ए नॉट माइनस के टी। क्या बन गया, इक्वेशन क्या बनी आपके पास, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक, अब इस इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है। ये तो आपको मैं बता चुका हूं, ये आपके पास इक्वेशन आई क्या, ए टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस। ठीक, अब आपको क्या करना है, y एम एक्स प्लस सी। ये आपका कौन सा फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सा फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट के लिए आपको बनाना है ग्राफ। इस फॉर्मेट के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में ये इक्वेशन मिल रही है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ध्यान से देखना, यहां पर मैं ग्राफ बना देता हूं, y एक्सिस x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। इस
पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लेना क्या है, तो आपको यहां से पता पड़ेगा। y एक्सिस पे आपको क्या वैल्यू लेनी है, 80। किसकी लेनी है, 80। x एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम पीरियड t। x एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम पीरियड t। तो ध्यान से बात को समझना, इस पॉइंट पर आपकी किसकी वैल्यू बढ़ रही है, t की वैल्यू बढ़ रही है, 80 की वैल्यू, किसकी वैल्यू बढ़ रही है। और इस पूरे के लिए आपके लिए t का मान क्या है, 0। t का मान क्या है भाई, आप ये लोगे तो भी t0, ये लोगे तो भी t0, ये लोगे तो भी t0, तो इस पॉइंट के ऊपर t0। लेकिन आप जब यूं आओगे, इस तरफ आओगे, तो t का वैल्यू बढ़ेगा और 80 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब आप इस तरफ आओगे तो 80 की वैल्यू 0 रहेगी और t की वैल्यू बढ़ेगी। दो बातें समझ में आ गई। अब सबसे पहली चीज ध्यान से देखना, इस पॉइंट के ऊपर जब मैं t की वैल्यू 0 रखूंगा, तो t की वैल्यू 0 रखूंगा, at becomes equal to minus of kt plus n0। t की वैल्यू 0 रखते ही पूरा हो गया 0, तो at becomes equal to n0। मतलब यहां पर आपको कोई वैल्यू मिलेगी n0। कौन सी मिलेगी, तो यहां पर मैंने मान लिया कि ये वैल्यू मेरी है n0। क्या मिलेगी, यहां पर मुझे कोई पॉइंट मिला a0। समझ में आया कैसे मिला, t की वैल्यू मैंने रख दी 0। अब मैं ले रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, इसी इक्वेशन के अंदर अब मैं 80 की वैल्यू रख दूं 0। ध्यान से समझना, 80 की वैल्यू क्या रख दूं, 0। 80 इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस n0। अब 80 की वैल्यू रख दूं 0, तो इसको 0 रखते ही क्या आ जाएगा, kt बिकम्स इक्वल टू n0। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n0 बाय k। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n0 बाय k। तो क्या होगा, आप इसको स्ट्रेट लाइन लाइए और ये जिस पॉइंट पर मिलेगा वहां पर आपको मिलेगी t, और t का वैल्यू कितना आ रहा है, n0 बाय k। क्या आ रहा है, n0 बाय k। और ये डाउनवर्ड क्यों आ रहा है स्लोप, क्योंकि आपकी m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। कैसी है, ध्यान से देखना, अगर ये m की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये आपका स्लोप कहां जाएगा, ऊपर की ओर। नेगेटिव है तो स्लोप कहां आएगा, आपका नीचे की ओर। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये आपका स्लोप कौन सा है, माइनस के। स्लोप कौन सा है, माइनस के। तो ये आपका बन गया ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए बन गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। इक्वेशन कौन सी है वो समझना है, वो समझने के बाद आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद अच्छी तरीके से दे सकते हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारा अगला टॉपिक आ रहा है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको इसी रिएक्शन के लिए निकालनी है हाफ लाइफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले तो हाफ लाइफ का मतलब समझना। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी आपने ले रखी है। यहां पर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली थी, n0। कितनी ली थी, n0। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधे होने में लगने वाला समय, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर ये n0 है, तो इसको n0/2 होने में लगने वाला जो समय है उस समय को हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो ध्यान से समझना, डेफिनेशन में आप क्या बता सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन का खुद का आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। आया समझ में। हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। हाफ लाइफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। तो टी हाफ लाइफ डेफिनेशन समझ में आ गई। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स हाफ क्वांटिटी या हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ। क्लियर। दूसरी बात, अब हाफ लाइफ के लिए आपको कंडीशन माननी है क्या, रिएक्शन आपने ले ली, A changes to B at time t is equal to 0, initial concentration A0 ये 0, at time t is equal to t half। अब आपको निकालनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम बताते हैं टी हाफ से। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, तो ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी टी हाफ पर, n0/2। तो ये आप bt मान लीजिए इसको, तो bt ये कंसंट्रेशन कितनी होगी, n0/2। कितनी होगी, n0/2। अब आपको क्या है, यहां से कंडीशन बतानी है, v नॉट डेट। आपको क्या पता है, v नॉट डेट। तो आपके पास क्या था, a0
माइनस एटी इज इक्वल टू के टी, ये था। ध्यान से देखिए आपके पास क्या था इक्वेशन, ए नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू के टी। अब आपके पास इक्वेशन क्या आ रही थी यहां पर, ए टी बिकम्स इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इक्वेशन थी। आपको निकालना है टी हाफ, क्या निकालना है, अब खाली वैल्यू रख दो, अब कुछ नहीं करना है। एटी की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर अपने टाइम टी टू टी हाफ, तो ये एटी, तो एटी इज इक्वल टू कितना है, ए नॉट बाई टू। एटी कितना है, ए नॉट बाई टू, तो ये मैंने लिख दिया ए नॉट बाय टू। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट माइनस के टी की वैल्यू कितनी है, टी हाफ। एटी की वैल्यू ए नॉट बाई टू, ए नॉट तो ए नॉट ही है, के और टी की वैल्यू टी हाफ। आपको निकालना है टी हाफ, किसको ले लो उस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू। तो ए नॉट में से ए नॉट बाय टू, तो ध्यान से देखो, के टी हाफ इज इक्वल टू टू ए नॉट माइनस ए नॉट, क्या आ गया आपके पास, के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू, तो टी हाफ बिकम्स इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। ये आ गई आपकी लास्ट इक्वेशन, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या ए नॉट बाय टू के। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को हटा दूं तो टी हाफ और ए नॉट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, कांस्टेंट को हटा दूं मैं तो क्या आया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब ये स्टेटमेंट, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या बना कि हाफ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टेटमेंट क्या बना आपका, हाफ लाइफ फॉर एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आ गई आपकी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल की बात करनी है तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो यहां तक आपका टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया कंप्लीट। तो ध्यान रहे, आज का लेक्चर हम यहीं पर पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, हाफ लाइफ का डेरिवेशन, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी प्रैक्टिस करनी है। रेट लो मैंने आपको पढ़ाया है, उसको देख लेना है। यहां तक के टॉपिक को एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लें। फिर एक बात याद रखना, एक्सप्रेशन सिंबल जो है टेक्स्ट बुक में अलग हो सकते हैं, मैंने ले रखा है वो अलग हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको अच्छे से समझ में आए आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी दिक्कत लगे नोट्स वगैरह के लिए भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।